संघ पुणे विभाग की ओर से आयोजित व्याख्यान विषय कोरोना महामारी में समाज की भूमिका। इस विषय पर अपने अमूल्य विचार प्रकट करने हेतु हमारे बीच पधारे हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी जी, एमडी पोस्ट डॉक्टरल नैदानिक महामारी विज्ञान, प्रोफेसर और प्रमुख सामुदायिक चिकित्सा विभाग डॉक्टर डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पिंपरी पुणे में कार्यरत हैं। सर, आपका परिचय संघ के सम्मुख रखने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया गया है, इसीलिए मैं संघ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद जी। सर, आपका परिचय इतना बड़ा है और आपका कार्य उससे भी महान है। आप 1978 से 2005 तक भारतीय सशस्त्र बलों में आपने सेवा की है। 2000 से 2004 तक सशस्त्र बलों की मोबाइल महामारी जांच टीम का आपने बहुत बढ़िया तरीके से नेतृत्व किया है। आपको अपने कार्य के लिए अनेकानेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल के लिए अपने पेपर, जिस पेपर का विषय था सशस्त्र बलों पर सूचना प्रौद्योगिक प्रभाव, वर्ष 1996 में सशस्त्र बलों में सेवा करते हुए आपने प्राप्त किया। महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा पुरस्कार 2003 में जनजातीय मलेरिया पर प्रकाशित आलेख के लिए आपको प्राप्त हुआ है। 2005 में MJFI में हेपेटाइटिस ई के प्रकोप पर सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रकाशित आपने किया है। 200 से भी अधिक पत्रिकाओं में समीक्षा आपने की है। BMJ और प्रकृति सहित प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए भी आपका कार्य महनीय है। पब्लॉन पीर रिव्यू अवार्ड 2017 से आपको सम्मानित किया गया और 2018 में भी वैश्विक स्तर पर शीर्ष 1% पीयर समीक्षकों में से एक आप हैं। अनुसंधान और प्रकाशन सलाहकार सुमिरन विश्वविद्यालय थाईलैंड 2015-2016। उनका पेपर जनसंख्या और नमूने अनुसंधान विधियों के पाठ्यक्रमों में से एक में सामग्री पढ़ा जा रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कोविड नियंत्रण के लिए पुणे नगर निगम टास्क फोर्स के सदस्य का कार्य भी आप कर रहे हैं। आप जैसे महान हस्ती हमारे संघ के लिए आज अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, इसीलिए हम संघ की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आपने सुना ही डॉक्टर बैनर्जी सर का परिचय। अब मैं डॉक्टर बैनर्जी सर से निवेदन करती हूँ कि सर आप आपके मनोगत को, आपके व्याख्यान को शुरुआत करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ कि हमको इस इतने अच्छे मंच पे मेरे को अवसर दिया गया अपना कोविड के बारे में संघ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जैसे डॉक्टर मिलिंद कांबले, डॉक्टर संजय पवार, डॉक्टर बाला साहब सेटे में और सभी इनका पूरा टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। और डॉक्टर बबीता राजपूत का भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इतने शुद्ध हिंदी में मेरे बारे में बताया और इतना शुद्ध हिंदी तो मैं भी कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने का। तो जी सर, जी सर। मेरे को खुशी है। ऐसे मेरा हिंदी बैकग्राउंड है। मैं पैदा हुआ था यूपी में, पढ़ाई लिखाई एमपी में किया है, तो मैं बंगाली से ज्यादा अच्छा हिंदी बोलूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में मैं बात करूं। और मेरा पावर पॉइंट अंग्रेजी में है क्योंकि मेरे को हिंदी टाइपिंग नहीं आता। हिंदी पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो टाइपिंग के लिए मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मैं हिंदी में उसको बताऊंगा। तो और मेरे को ये बहुत खुशी है कि ये जो आपका जो ये मंच जो है बहुत ही सही मंच है, क्योंकि आप लोग का जो प्रभाव है आपके छात्र के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है, अध्यापक का जो प्रभाव है और जो समाज का जो इन्वॉल्वमेंट है,
आपके जरिए, डॉक्टर से ज्यादा आपके जरिए किया जा सकता है। क्योंकि अभी हम समझते हैं कि ये 1 साल के ऊपर हो गया है और सभी लोग भयभीत हो गए हैं। जो पैनिक है 1 साल से, अभी स्कूल कॉलेज चालू होगा, फिर बच्चे बेचारे भयभीत रहेंगे। तो ये मैं कोशिश करूंगा थोड़ा आप लोगों से बातचीत करके, फिर आप अपने छात्रों से बातचीत करके, और मेरा जो एक छोटा सा मैं प्रेजेंटेशन है, मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जिससे कि उसमें थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग है। मैं अपना इंफॉर्मेशन से ज़्यादा उसमें थोड़ा आउटलाइन बताऊंगा कि जिससे कि आपको जानकारी मिले, आपको और आप अपने छात्रों को जानकारी दें, जिससे ये भय दूर हो और इसको जो एक साइंटिफिक तरीके से इसको टैकल किया जाए। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देता हूं। उसके बाद कुछ जो भी सवाल जवाब होंगे उसके बाद मुझको एंटायर स्क्रीन। सर आवाज में कुछ रुकावट आ रही है। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है सर, लेकिन वो सर स्क्रीन शायद स्क्रीन दिखाई नहीं देगी। डॉक्टर बैनर्जी जी जी, नहीं अभी तो नहीं है। ये स्क्रीन का एंटायर स्क्रीन ना, हाँ नहीं, स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं इसमें, असली में जूम में किया। एक मिनट में, अरे देखो, एक मिनट में, अरे देखो, एक मिनट में, अरे इनका कहाँ है बेटा? बेटा হচ্ছে না बेटा कहाँ हो रहा? अभी हुआ क्या स्क्रीन शेयर? हुआ सर। अच्छा जी सर, हो रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो मैं स्लाइड शो में जाता हूँ। हाँ जी सर हो रहा है। तो हाँ, एनीवे हमारा जो टॉपिक है ये एक्चुअली एपिडेमोलॉजी का, अभी ये वर्ड भी काफी सुनाई में आता होगा जब से ये पैंडेमिक चल रहा है। एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या है? एपी मीन्स समाज, डेमोलॉजी मतलब समाज। एपी मीन्स जो समाज में जो चीज, समाज में जिस चीज का, जिस बीमारी का हम जांच करते हैं उसको हम एपिडेमोलॉजी कह सकते हैं। ये समझने के लिए इतना काफी है। और हमारा सामाजिक जिम्मेदारी क्या होगा इससे डील करने के लिए, ये ये बातचीत ये रहेगा आज का उद्देश्य। इवेंट क्या है? सिंपल क्वेश्चन हम पूछते हैं कि इवेंट क्या है, हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कब हो रहा है, टाइम। तो ये इससे हमको काफी कुछ जानकारी मिल सकता है कि कैसे कैसे बीमारी फैल रहा है। और ये जानकारी जब हमको पता चलेगा तो इससे हम जो समाज का जो रिस्पांस है उसको हम तय कर सकते हैं, उसका हम विस्तार से प्लान कर सकते हैं। तो हम बेसिकली थोड़ा सा हम ओवरव्यू देंगे कि ये पैंडेमिक कैसे चालू हुआ। अभी तक तो सबको मालूम होगा, फिर भी हम इसको बीच बीच में इसका जो क्वेश्चंस निकलते हैं इससे, या इसमें मार्केट, वुहान सी फूड मार्केट में ये कहते हैं, ये समझा जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से चालू हुआ था। तो इसको ग्राउंड जीरो कहते हैं। पर अभी तक पहला पेशेंट कौन है अभी तक नहीं पता है। तो इसके बारे में कई टाइप के और भी विवाद होते हैं, लोग बातचीत करते हैं, पर अभी तक यही है कि ये एक
एनिमल सोर्स से ये वायरस जंप करके ह्यूमन को इन्फेक्ट किया है, उसके बाद ह्यूमन ट्रांसमिशन चालू हो गया। तो ये आउटब्रेक चाइना में चालू हुआ, वुहान चाइना, दिसंबर। और चाइना ने क्या किया, जो वुहान जो डिस्ट्रिक्ट था, हुबई डिस्ट्रिक्ट में वुहान आता था, सबसे पहले लॉकडाउन यहाँ पे चाइना में चालू हुआ। अभी हमको सुनाई में आता है कि फिर लॉकडाउन करेंगे, कर्नाटका में लॉकडाउन कर दिया, महाराष्ट्र में लॉकडाउन कर दिया। तो ये कभी भी इतने बड़े पैमाने में, इतने बड़े स्केल में कभी लॉकडाउन हुआ नहीं है। चाइना में चालू हुआ था, और जब चाइना में जब लॉकडाउन किया था तो पूरा वर्ल्ड ने उसका ये किया था, उसको क्रिटिसाइज किया था, बोला था कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए और ये साइंटिफिक नहीं है। पर जब देखते देखते क्या हुआ कि बाकी दूसरे कंट्री में भी फैल गया, और एक प्रकार से पैनिक फैल गया, एक प्रकार से भय फैल गया। एंड WHO ने मार्च 2020 में इसको पैंडेमिक मतलब जो बीमारी कई देशों को इकट्ठे प्रभावित करता है उसको पैंडेमिक कहते हैं। वेरी कंट्रीज विच हैड क्रिटिसाइज्ड चाइना, जो ने इसका आलोचना किया था, वही कंट्री उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया सबसे। और बड़े बड़े ऐसे टर्म्स आने लगे, फ्लैटन द कर्व और इस टाइप के टर्म्स आने लगे, और एक कंट्री के बाद दूसरा कंट्री ये लॉकडाउन चालू किया। और ये क्यों ऐसे पैनिक क्यों फैला, अभी तक वही पैनिक चल रहा है, शुरुआत से जो पैनिक चालू हुआ था। क्योंकि सबसे पहले जो डेथ रेट, इसका बड़ा एस्टिमेशन जो था, इसको डेथ रेट बहुत हाई एस्टिमेट किया था, केस फैटेलिटी रेट 20% एस्टिमेट किया था। ये कैसे किया था कि जो केसेस अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, पर्टिकुलरली जो इटाली वगैरह में और जो यूरोप में जो केसेस थे, काफी ओल्ड नर्सिंग होम वाले पेशेंट्स थे, 80 इयर्स के ऊपर उनका एज था, उनका और भी कई बीमारियां थी। तो उनमें से 20% लोग का देहांत हो गया। तो इसलिए गलत एस्टिमेट हो गया कि इसका, लैंसेट ने भी ये किया कि इसका जो केस फैटेलिटी रेट है 20% है, 20% है। तो इस दर से, क्योंकि इस टाइप के बीमारी पहले भी हुआ था, SARS-1 हुआ था, मर्स हुआ था, तो 20%, तो इस दर से कई देश में पैनिक हो गया और लॉकडाउन और हार्श मेजर्स चालू हो गए। बाद में पता चला कि जो एक्चुअल इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट है, तो इतने में वायरस इतने में फैलता है, और खाली 0.3% लोग ही इससे देहांत होता है। तो इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट, क्योंकि इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट इतना कम इसलिए है कि 80% लोगों को पता भी नहीं चलता है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और इतने लोग इन्फेक्ट होते हैं, और डेथ खाली 0.3% ही है। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये पहले जितना फेटल सोचते थे उतना फेटल नहीं है। और थाईलैंड सबसे पहले चाइना के बाद फैला था थाईलैंड में, पर थाईलैंड में ज्यादा डेथ्स नहीं हुए थे। पर जब इटाली में पहुंचा, जैसे मैंने कहा, इटाली में काफी एल्डरली लोग थे, तो मैक्सिमम डेथ इटाली में हुआ, और जो पैनिक हो गया, जो भय हो गया, उससे इटाली वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज अ कंट्री वाइड लॉकडाउन। और जो स्टार्टिंग के जो मॉडल्स थे, आपके साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस थे, वो काफी गलतियां की। प्रिडिक्शंस उन्होंने इटाली के जो डेथ रेट, अस्पताल वाले डेथ रेट से प्रिडिक्शन किया, और बोला कि इतने ज्यादा डेथ्स हो जाएंगे, तो इसमें उन्होंने लॉकडाउन किया। और वो क्या थे, कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल्स थे। ह्यूमन बींग्स को उन्होंने इनर्ट यूनिट्स जैसे उनको मॉडल बनाया। और आपको मालूम है कि एक जो ह्यूमन बींग होते हैं, वो कंटैक्ट आइसोलेट होना इतना इजी नहीं है, पर्टिकुलरली हमारे जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है, वो इसलिए लॉकडाउन अभी देखा आपने, चारों तरफ लॉकडाउन फर्स्ट टाइम हमने किया था, अभी उसके बाद भी इतना फैल गया है। तो ये लॉकडाउन से ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अभी लॉकडाउन से कितना नुकसान भी होता है, कि इससे आपका इकोनॉमी पीछे रह जाता है, बाकी बीमारियां भी ये नहीं होता, इलाज नहीं होता है, गरीबी बढ़ जाता है, और इससे जो गरीब देश है उससे लॉकडाउन से नुकसान भी बहुत होता है, और अमीर देशों में भी नुकसान होता है। तो इसलिए अभी दोबारा सोचना पड़ता है कि लॉकडाउन फायदे कितने हैं, और लॉकडाउन जब करते हैं, जब अस्पताल में ज्यादा कैपेसिटी नहीं रहता है, तब थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी मेजर ही है, यह परमानेंट मेजर नहीं हो सकता है। फिर बाकी जो है प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट एंड लॉकडाउन। और इसके भी अभी इसमें भी
रिसर्च मांगता है कि ये कितने दिन तक करना है और कितना इफेक्टिव है, पर जब तक नहीं होता है तो अभी जो मेजर्स है ये इसी पे अभी ये चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और टेस्ट, ट्रेस एंड आइसोलेट। और कुछ कंट्रीज है, अभी हम जैसे कह रहे थे कि ये देखना है कि लॉकडाउन का कितना असर होता है। कुछ कंट्री है जैसे यूरोप में स्वीडन, बेलारूस ने लॉकडाउन नहीं किया और मास्क भी कंपल्सरी नहीं था। और स्वीडन ने क्या किया, स्वीडन के स्कूल भी खुले थे, 16 साल की उम्र तक थ्रू आउट इन्होंने स्कूल बंद नहीं किया, और 16 साल के ऊपर के भी स्कूल कॉलेज उन्होंने खाली 3 महीने के लिए बंद किया था। और एशिया में जापान ने भी लॉकडाउन नहीं किया था। और इनका जापान का क्या है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, अभी हम कुछ डेटा दिखाएंगे आपको, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है और अमेरिकन कंट्री है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उसमें आपका डेथ रेट बहुत हाई है। उसकी वजह, एक वजह बताया जाता है कि वहाँ का जो एवरेज पॉपुलेशन है, एज ऑफ द पॉपुलेशन, एजेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और हमारे जो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में क्या है कि यंग पॉपुलेशन है। तो ये जो इसका जो फेटेलिटी है, इसमें जो मौतें होती है कोविड से, ये 1000 टाइम्स डिफरेंस है। यंग एज एंड ओल्ड एज में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1000 टाइम्स। यंग बच्चों में या यंग एडल्ट्स में बहुत ही कम मौतें होती है और एडल्ट्स में बहुत उसके अनुसार ज्यादा मौतें होती है। पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जापान है जो एशियन कंट्रीज, और जापान ने लॉकडाउन भी नहीं किया था और इनका एज बहुत ज्यादा है। जापान का जो एज हम देखेंगे, अभी हमने कुछ टेबल बनाए हैं 1-2, जापान का एज यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा है, पर जापान का जो डेथ रेट है वो काफी कम है, एशियन कंट्रीज से भी कम है। एशियन कंट्रीज जितना है जापान का डेथ रेट। तो इसमें अभी आपको हम टेबल्स बताएंगे। ये जो एक फैक्टर आ रहा है, ये ओबेसिटी, जापान में ओवरवेट बहुत कम है कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। जितने भी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज है, पश्चिमी देश है, वहां पे 3 टाइम्स ज्यादा ओवरवेट है। ओबेसिटी जो रेट है एशियन एंड अफ्रीकन से 3 टाइम्स ज्यादा है। और अभी हम कुछ टेबल्स दिखाएंगे, उसमें पता चलता है कि ओबेसिटी से बहुत ही, इट इज अ वेरी हाई रिस्क फैक्टर ओबेसिटी। और भी जो फैक्टर्स निकले हैं, जो हमने जो अभी वर्ल्ड में जितना डेटा कलेक्ट किया है, एल्डरली पीपल और पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, रीनल डिजीज, ओबेसिटी, ये बीमारियां जिनको रहती है, इनको ज्यादा रिस्क है डेथ का और सीरियस कोविड होने का। और हमारे को ये भी चिंता वाली बात है कि हमारे देश में ये कई डायबिटीज बहुत यंग एज में चालू हो जाता है, 10-20 साल यंग एज में चालू होता है। मतलब अगर वहाँ 60-70 साल में होता है तो हमारे इंडिया में 40-50 साल में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। और हमारे यहाँ जो है हेल्थ सर्विसेज भी इतना अच्छा नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द हाइपरटेंशन, डायबिटीज डिटेक्ट भी नहीं होते हैं, पर्टिकुलरली 35, 40, 45 ईयर्स एज में, 50 ईयर्स एज में। तो ये इसके लिए कोविड हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यंगर एज में भी हो सकता है अगर ये सब हो। तो समाज का अगर एक जिम्मेदारी ये होगा कि हमारा जो ट्रीटमेंट सर्विसेज है, हमारा जो 35 ईयर्स के बाद या 30 ईयर्स के बाद हमको जानकारी देना चाहिए कि आप अपना बीपी चेक कराइए, अपना डायबिटीज, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ओबेसिटी अभी बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे शहरों में और इवन गाँव में, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट एंड अदर डिजीजेस। इससे क्या है कि कोविड का रिस्क हमारा कम हो सकता है। और ये माइल्ड चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स एंड हेल्दी एल्डरली विथ नो कॉमोर्बिडिटीज, जो हेल्दी है उनके लिए ये इतना जानलेवा नहीं है। और एपिडेमियोलॉजी में एक और खास चीज है, हम जब पूरा समाज में देखते हैं कोई बीमारी को, तो हमको चारों तरफ देखना चाहिए। जैसे ये है विश्वनाथ आनंद, ये हमारे शतरंज के चैंपियन होते थे, तो अभी हम खाली कोरोना को ही देख रहे हैं, जैसे क्वीन को नया खिलाड़ी खाली वजीर को देखता है। तो अभी क्या है कि हम जब समाज को देखते हैं तो बाकी सब गोटिया को भी देखना चाहिए कि हमारा एज स्ट्रक्चर क्या है, ओबेसिटी स्ट्रक्चर क्या है, दूसरी क्या बीमारियां हैं। खाली एक ही चीज को लेंगे तो हम गेम हार जाएंगे, खाली क्वीन को ही लेके नहीं खेल सकते हैं। तो हम जब कोई समाज में कोई हम इंटरवेंशन करते हैं या कोई हम उपचार करते हैं, तो हमको देखना चाहिए कि पूरा बिग पिक्चर को देखना चाहिए। तो इसीलिए अभी अगर खाली इसी को देखेंगे तो हम बाकी चीज का भी नुकसान होगा। जैसे इसी को बचाने के लिए अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लेंगे, लॉकडाउन करेंगे, तो बाकी बीमारियां से भी ये होगा।
दूसरी ये भी चीज है कि खाली इससे ये अलग अलग जगह अलग अलग बोर्ड में जैसे अलग अलग गोटियां रहती है, तो हमारे जो इंडिया में हुआ, अफ्रीका में हुआ, अगर हम देखेंगे तो हमारा डेथ रेट काफी कम है। अभी तो ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा अभी इंडिया में बहुत बड़ा इमरजेंसी आया हुआ है और इसका प्रकोप काफी ज्यादा है। फिर भी देखा जाएगा तो अभी वो थोड़े दिन के लिए ही है, जहां तक ये 1-2 महीने में ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा। और जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है ये हमारे कंट्री में, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज से कम है। अभी हम टेबल में बताएंगे आपको। तो ये अच्छे से थोड़ा आप देखिएगा, ये कुछ कंपैरिजन हमने किया है। 3 कॉन्टिनेंट के हमने कुछ कंट्रीज लिए हैं, पूरे कंट्रीज नहीं लिए क्योंकि इसमें फिर काफी बढ़ जाएगा ये। तो ये आपके रेड में क्या है, ये वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और हमने ब्राजील को भी इंक्लूड किया है क्योंकि ब्राजील में भी बहुत ज्यादा ये चल रहा है केसेस। ये एशियन कंट्रीज है ग्रीन में, और ये ब्लू में क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज है। अगर इधर का डेटा देखेंगे तो ये वेस्टर्न कंट्रीज का एज, मीडियन एज 40 के, तकरीबन 40 के ऊपर है, 40 है, 40, 38, 40 है। खाली ब्राजील इज लैटिन अमेरिकन कंट्री, जैसे इंडिया जैसे न्यूली डेवलपिंग है, तो ब्राजील का एज थोड़ा यंग है, पर उसका मोर्टेलिटी, ये हमने मोर्टेलिटी डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, ये डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वेस्टर्न कंट्रीज ये 4 डिजिट्स में है। खाली बेलारूस का 3 डिजिट में है, और बाकी ब्राजील का भी बहुत ज्यादा है। और ये जबकि आप एशियन कंट्रीज देखेंगे, एशियन कंट्रीज के 3, इंडिया का सबसे ज्यादा है, 3 डिजिट में है, बाकी 2 डिजिट में है। जापान का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कह रहा था कि जापान का एज 47 है, मीडियन एज, जो कि आपके वेस्टर्न कंट्रीज से भी ज्यादा है। पर अगर आप देखेंगे इसका ओबेसिटी 27% है, जबकि बाकी ये 68 के ऊपर है बाकी कंट्रीज का। तो इसका ओबेसिटी एशियन 1/3 है इनके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ओबेसिटी इज अ फैक्टर विच इज कमिंग आउट। ओबेसिटी से क्या है कि आपका लंग फंक्शन जो है, फेफड़ों वगैरह ठीक से काम नहीं करते, और ओबेसिटी से डायबिटीज और अदर कोमोबिडिटी, हाइपरटेंशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओबेसिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर श्रीलंका ये सब कम है। तो जापान का इससे पता चलता है कि एज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना ओबेसिटी ये करेंगे तो, ओबेसिटी अगर ये करेंगे तो। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अफ्रीका में आप देखेंगे 2 कंट्री है, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका, जिसमें ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, और बाकी इसमें 20-26 और इनके एज सबके कम है, एज कम है सबके। तो अगर आप देखेंगे इजिप्ट और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ओबेसिटी वेस्टर्न कंट्री जैसा है, और ये 2 कंट्री का इन दी अफ्रीकन कंट्रीज इनके डेथ रेट सबसे ज्यादा है इन अफ्रीका। और इसमें साउथ अफ्रीका का ज्यादा है क्योंकि साउथ अफ्रीका थोड़ा इंडस्ट्रियलाइज है। एक्चुअली कई फैक्टर्स होते हैं, सामाजिक कई फैक्टर्स होते हैं, खाली ओबेसिटी और एज के अलावा होता है। जैसे अभी पूना बॉम्बे में केसेस क्यों ज्यादा हो रहे हैं, कर्नाटका में केसेस क्यों ज्यादा है, एजुकेशनल सेंटर है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मूवमेंट है, इंडस्ट्रीज है। तो सिमिलरली जो बड़े बड़े सिटीज है वर्ल्ड के, जैसे यूएसए में न्यूयॉर्क है, स्वीडन में स्टॉकहोम है, तो इसमें एक्टिविटी बहुत है, पॉपुलेशन मूवमेंट ज्यादा है। तो सिमिलरली साउथ अफ्रीका में जो केप टाउन है वहाँ एक्टिविटी ज्यादा है, इजिप्ट में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो बेसिकली इट इज ओवरवेट, इट इज एज एंड इट इज द इंडस्ट्री पॉपुलेशन डेंसिटी। ब्राजील इज वेरी इंटरेस्टिंग। ब्राजील में अभी बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, और इंडिया जैसे ही है कि इसमें आप ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो गया है, 59। मैंने एक और टेबल बनाया है, ये कल का लेटेस्ट फिगर है, कल के जितने केसेस हुए। अभी जैसे कई जगह, क्योंकि इंडिया में केसेस हो रहा था, मैं देख रहा था कि इंडिया में केसेस ज्यादा हो रहे हैं, पर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में जा रहे हैं। अगर हम पॉपुलेशन को देखते हैं तो हमने क्या किया, ये एक्चुअल केसेस किए और ये करेक्शन फॉर पॉपुलेशन किया है। तो इंडिया में करीब 4 लाख केसेस डेली हो रहे हैं और डेली 4000 डेथ हो रहे हैं, कल का फिगर ये है। यूएसए में इतने केसेस हो रहे हैं, और इसको अगर हम एडजस्ट करते हैं कि यूएसए का जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया से 4 टाइम्स कम है, तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है कि इंडिया जितना बड़ा होता तो इतने केसेस होते हैं, और इंडिया जितना डेथ्स इतने हो रहे हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इतने डेथ्स होते हैं। तो अभी ये क्या है कि 10 दिन पहले क्या हुआ कि
ये यूएसए का फिगर इंडिया जितना ही था, 4,000 डेथ वहां भी हो रहे थे। अभी उनका पीक खत्म हो गया है तो अभी नीचे आ रहा है। ब्राजील का एक्चुअल केसेस क्या है, ये एडजस्ट किया है पॉपुलेशन का इंडिया से। ब्राजील का पॉपुलेशन क्या है कि इंडिया से काफी 6 गुना छोटा है, तो 6.5 गुना छोटा है, तो 6.5 से मल्टीप्लाई किया तो अगर इंडिया जितना बड़ा होता तो इतने केसेस होते हैं, और इंडिया में 4,000 डेथ हो रहे हैं तो इतने ज्यादा डेथ होते हैं। फ्रांस का देखिएगा, फ्रांस का ऑलमोस्ट 4,000 डेथ, इंडिया का 4,000 है तो फ्रांस का 3,700 ये है। इटाली का देखिएगा, इटाली का डेथ इंडिया से ज्यादा होता अगर इंडिया जितना बड़ा होता। मतलब ये हम इसलिए बता रहे कि जो अभी एक भय हो गया कि इंडिया में सब ऐसे आ गया कि इंडिया में अभी बहुत बुरा हाल, तो बुरा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जो सर्विसेज है, हॉस्पिटल सर्विसेज ओवरस्ट्रेच हो गए, पर ऐसा नहीं है कि हमारा कंट्री दूसरे कंट्री में भी हो रहे हैं। उनके कंट्री के साइज छोटा है, पॉपुलेशन छोटा है, तो इतना नजर में नहीं आता है। और उनके क्या है कि हेल्थ सर्विसेज अच्छा होने के बावजूद भी अगर रेट देखा जाएगा तो रेट हमारे से ज्यादा ही है, कुछ डेथ रेट कुछ कंट्रीज में, क्योंकि जैसे मैंने बताया उनका एज स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो हमारे को जो यंग एज है वो हमारे लिए एक एडवांटेज है, और जो ओबेसिटी कम है वो एक एडवांटेज है। अभी इस बार जो सेकेंड वेव जो है, इसमें अभी क्या है कि अभी और कुछ ऐसे मीडिया में भी आता है और कई बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो बिगर फिगर देख के ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि इस बार यूथ ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोग छात्रों के साथ आप लोगों का ये रहेगा तो उनको ये देना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारा पॉपुलेशन पिरामिड ब्रॉड है, हमारा जो यंग पॉपुलेशन का एज ज्यादा है, ओल्ड पॉपुलेशन का एज कम है। तो इसलिए लगता है कि इसमें यंग पीपल ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पिछले फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का कंपैरिजन है, तो 0 to 19 ईयर में थोड़ा सा ज्यादा है, 20 to 25 थोड़ा ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें परसेंटेज वाइज ज्यादा फर्क नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा सभी का ज्यादा है, हर एज ग्रुप में ज्यादा है, और हमारा यंग पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए लग रहा है, और इसीलिए हॉस्पिटल बेड्स वगैरह में अभी थोड़ा क्राइसिस चल रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये अचानक कोई यंग पीपल के लिए ज्यादा हानिकारक हो गया है, ज्यादा जानलेवा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली ऑक्सीजन लेवल भी फर्स्ट वेव में लेस देन 30 या 31% है, सेकेंड वेव में लेस देन 1% ज्यादा है 30 ईयर्स से ज्यादा, तो 30 to 40 ईयर्स 21-20%। तो एज स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा नहीं है कि पहला वेव में ओल्ड लोग को किया। अभी हमेशा ऐसा न्यूज आता है कि सेकंड वेव में यंग लोग इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उतना ही प्रतिशत हो रहा है जितने पहले वेव में थे। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ गया है, अभी पहले वेव में 41% को ऑक्सीजन लग रहा था, अभी करीब 48% को लग रहा है, ये 41%, अभी 54% को ऑक्सीजन लग रहा है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सेकेंड वेव में बढ़ गया है, और जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गया है सेकेंड वेव में। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि जब फर्स्ट वेव हुआ था कि हमारे जो पॉपुलेशन, जो लोअर क्लास के पॉपुलेशन थे, जो स्लम में रहते थे, टेनेमेंट्स में रहते थे, जो काम करने वाले मजदूर थे, उनमें पहले वेव में हुआ, और जो मिडिल क्लास थे, अपर मिडिल क्लास थे, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। और अभी सेकेंड वेव में क्या हुआ कि जब केसेस कम हो गए, मिडिल क्लास, अभी जो केसेस हो रहे हैं वो पूरे मिडिल क्लास फैमिली में हो रहे हैं, पूरे के पूरे फैमिली में हो रहे हैं, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के हो रहे हैं। अभी जो हमने ये जो टेबल्स देखे थे, जो अंडरवेट ओवरवेट देखे थे, तो हमारे जो इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर अंडरवेट, पर जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि इंडिया के अंदर भी एक अमेरिका, एक यूरोप आ सकता है। तो उसके जो अभी जो मिडिल क्लास में जो रिस्क फैक्टर्स है, ओवरवेट है, कोमोबिलिटी है, वो ज्यादा हो सकता है, इसलिए अभी जो है थोड़ा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वगैरह बढ़ सकता है। क्योंकि अभी जो सेकेंड वेव में डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल आर बीइंग अफेक्टेड देन द फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव में जो गरीब थे, जो मजदूर थे, जो हार्ड वर्किंग थे, वो अफेक्ट हुए। अभी थोड़े एफ्लुएंट लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि ये, तो इसमें जो ये, इससे हमको कई चीजें अभी हम बाद में बताएंगे कि इससे हमको फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए अगर ऐसा है तो। दूसरा, हमने अपने इधर भी एक ये किया था, स्टडी किया था, विटामिन डी की काफी कमी है अभी यंग जनरेशन में। हमने जो एक स्टडी किया था 4-5 साल पहले, हमने जो मेडिकल स्टूडेंट्स में और मेडिकल टीचर्स में किया था, तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स में 4 times कम था विटामिन डी,
और विटामिन डी कैसे मिलता है? बाहर घूमते हैं लोग, खेलते हैं फील्ड में, एक्सरसाइज करते हैं, धूप से मिलता है। और आजकल का जनरेशन बाहर इंडोर ज्यादा हो गया है, तो इसीलिए ये एक फैक्टर है फ्यूचर इसके लिए। सिमिलरली डायबिटीज का हमने एक स्टडी किया था 35 to 40 ईयर्स में, हमने रूरल एरिया में किया था आलंदी में। तो विलेजेस में करीब 9% लोगों को डायबिटीज था, और जो 35-40 ईयर्स में था उनको 50% को मालूम नहीं था कि उनको डायबिटीज है। हमने सर्वे किया था, उसके दौरान उनको पता चला कि उनको डायबिटीज है। तो हिडन डायबिटीज कैन बी अ प्रॉब्लम इन अ कंट्री, जिससे कि कोविड से खतरा बढ़ सकता है। एंड और जो बाकी भी हमने किया था अर्बन रूरल एरिया में, अलग अलग क्लास में किया था, उसमें भी ओवरवेट और जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो भी हमको काफी मात्रा में बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं हमारे को बिकॉज ऑफ द चेंज इन डाइट, चेंज इन एक्सरसाइज, ये हमको जरा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। ये अभी जो जनरेशन में, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम साइकिल में जाते थे कॉलेज, आजकल बच्चे कार में जाते हैं। तो साइकिल में जाने से फिजिकल एक्टिविटी भी होता था, ओपन एयर जिसको अभी कहते हैं कि अभी स्प्रेड होता है आपका, वेंटिलेशन ठीक नहीं होने से बंद कमरे में, बंद कार में ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस हैं। ओपन एयर में साइकिल में जाएंगे तो चांसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कम है, और आपको विटामिन डी भी मिलेगा, एक्सरसाइज भी होगा। आजकल ये कार हो गया, स्कूटर हो गया, क्लोज स्पेस और लैक ऑफ विटामिन डी। तो ये जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं इसको हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहा कि पहले वाला जो वेव हुआ था उसमें जो लोअर पॉपुलेशन इफेक्ट हुए थे, जो साइकिल में, पैदल, रिक्शे में चलते थे। अभी जो मिडिल क्लास ऐसा लाइफस्टाइल करेगा तो उसको यूरोपियन पॉपुलेशन जैसे हो रहा है, तो इसीलिए सेकेंड वेव में ज्यादा दिक्कतें ज्यादा आ रही है। सिमिलरली पहले क्या वेंटिलेशन होते थे, पहले ओपन एयर, ऑफिस, अस्पताल ऐसे ओपन में होता था, बरामदे होते थे, नेचुरल वेंटिलेशन है। आजकल सब क्लोज स्पेसेस हो गए, एसी हो गए, क्लोज क्लासरूम्स हो गए, ये हो गए। तो ये से कई सालों से हो रहे हैं सोशल के लिए, ऐसे वातावरण से इसको फैलने का, वायरस को मौका मिल जाता है, रेस्पिरेटरी वायरस को। सिमिलरली ये मैंने जापान का सबसे लो रेट था, इसलिए हमने जापान का डाइट हेल्दी मील है। अभी हमको तो नहीं मालूम ज्यादा जापानी फूड के बारे में, पर ये देखिए फ्रूट्स वगैरह, बाकी नेचुरल फ्रूट्स एंड ये। इंडियन डाइट भी बहुत अच्छा है। इंडिया के जितने भी ट्रेडिशनल डाइट है, महाराष्ट्र का हो या साउथ का हो या नॉर्थ का हो, तो इसमें अभी नेचुरल फूड ज्यादा रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं। दीज आर द हेल्दी डाइट, इसमें ओबेसिटी नहीं होता है। तो ये भी लॉन्ग टर्म, दीज आर दी सोशल फैक्टर्स। ये देखिए अभी हमारा भी मैकडोनल्ड और ये चेन्स बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास में, हैमबर्गर और ये जो भी फ्राइड चीज है। तो अभी ये क्या है कि जितना भी नए नए बच्चे आते हैं, नौकरी करते हैं, और ये जो वेस्टर्न कल्चर हो रहे हैं, इससे फूड से ओबेसिटी बढ़ेगा। और इसके साथ जो है कि स्वीट्स, शुगर बहुत लेते हैं, जैसे कि आपका शुगरी ड्रिंक्स, कोका कोला, लिम्का, सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें शुगर बहुत रहता है। तो शुगर से ओबेसिटी बहुत बढ़ जाता है और ये एडिक्शन जैसे हो जाता है। तो हमारे ये जो है इसमें भी सोशल ये एजुकेशन कर सकते हैं विद्यार्थी लोगों को कॉलेज कैंटीन में, कि हमारे इंडियन में काफी अच्छे अच्छे सब्स्टिट्यूट है हमारे, जैसे नारियल पानी हुआ, नींबू पानी हुआ, और भी ऐसे कई चीजें हैं, जैसे बटर मिल्क हुआ। ये सब ज्यादा हेल्दी है रादर देन अमेरिकन फास्ट फूड्स एंड लिम्का एंड और सिमिलरली दिस टाइप। और बर्थडे एंड केक्स एंड एनिवर्सरी आजकल ऑफिस एंड कॉलेज में धीरे धीरे सेलिब्रेट होता है, तो हर हफ्ते किसी का बर्थडे रहता है, उसमें केक्स, पेस्ट्री, हाई शुगर फूड। तो ये ओवर द ईयर इससे ओबेसिटी बढ़ता है और इसमें खतरा बढ़ जाता है। ये देखिए एक साल में, ये अमेरिका का एक पेपर से मैंने लिया, लॉकडाउन में एक साल में लोग काफी मोटे हो गए। अभी इंडिया में स्टडी नहीं किया, तो अभी लॉकडाउन से निकलेंगे तो फिर वेव आएगा, क्योंकि इतने दिन वो बचे थे और इम्यूनिटी भी डाउन हो जाता है। तो ये सब केयरफुल, ये सब फैक्टर्स है जो कि ये बढ़ सकता है। फिर हमारे जो कुछ इंडियंस हुआ, अभी कुछ ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो बहुत ही एजेड है उन लोग, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी बीमारियां हैं, जो पुराना जनरेशन है, दे हैव पास थ्रू सो मेनी ईयर दैट दोज हु आर वेरी ओल्ड, वो उनमें इम्यूनिटी शायद ज्यादा अच्छा है। अभी जो यंग बच्चे हैं 40-50 के हैं और 50-60 के हैं, वो ओबेसिटी ज्यादा है। और ऐसे
अभी देखिए ये पिछले हफ्ते का है, ये 105 साल का आदमी और उसका वाइफ 90 ईयर्स का, ये कोविड इनको हुआ था, अस्पताल में रहे, 10 दिन में वापस आ गए। तो ये इस टाइप का आज के पेपर में भी शायद ऐसा एक न्यूज है। तो ये जस्ट ये बता रहा है कि जो सामाजिक जो परिवर्तन हो रही है, हमारा लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी, ये अभी हमको ये देखना है कि अभी का जो हो गया है पैंडेमिक, इससे अभी बच जाएंगे। फ्यूचर में अभी से तैयारी करना है कि जो रिस्क फैक्टर्स जो आ रहा है, हम पहले बच्चों को पढ़ाते थे कि ये जो डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी है, ये खाली हार्ट डिजीज बचने के लिए है या डायबिटीज बचने के लिए, पर अभी हमने पढ़ाना चालू कर दिया कि ये कम्युनिकेबल डिजीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, कोविड और भी, इसमें भी अगर ओबेसिटी हो या डायबिटीज हो या हो तो हमारा लाइफ कर देंगे। तो इसमें क्या है कि ओवर क्राउडिंग तो और बढ़ जाएगा। अगर इतने कंजेस्टेड है, हो सकता है इन लोग ऑफिस में जाएंगे तो ओवर क्राउडिंग कम। देखना है कि एक सामाजिक जो इनइक्वालिटी भी बढ़ जाता है लॉकडाउन से। 21% लोग अफेक्ट हो गए थे, वो लोअर क्लास वाले थे। अभी 80% लोग जो अपर मिडिल क्लास वाले बच गए थे, और ये ओबेसिटी वगैरह भी इस क्लास में ज्यादा है। इसीलिए अभी जो इसका प्रकोप है थोड़ा ज्यादा ये लग रहा है कि इसका ज्यादा है, क्योंकि ये हो सकता है कि जो लोग अभी अफेक्ट हो रहे हैं उनका थोड़ा लाइफस्टाइल या ओबेसिटी ज्यादा हो। तो अभी ये देखना है कि अभी आप जो अभी हमको क्या करना है शॉर्ट टर्म में क्या है। अभी तो खैर हमको कोविड केयर और इंक्रीजिंग ऑक्सीजन डिमांड, तो ये हमको देखना है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो भी अदर एनजीओज है या पूरा एक्टिविटी, ये सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज इमीडिएट after this oxygen demand and bed availability. और इससे कितना जाएगा। हाई रिस्क ग्रुप ऑल लिस्टेड। हाई रिस्क ग्रुप में क्या है, जो एल्डरली है एंड पीपल विद कोमॉर्बिडिटी, जिनको डायबिटीज है, और 3 C's जो जापान ने जो किया है, कंटैक्ट अवॉइड करना है, क्लोज कंटैक्ट, क्राउड्स अवॉइड करना है एंड क्लोज स्पेसेस अवॉइड करना है। जो क्लोज स्पेसेस मतलब इंडोर में जितने भी एक्टिविटीज आप आउटडोर में कर सकते हैं वो अच्छा है। क्राउड ऑन कंटैक्ट। और लॉन्ग टर्म में क्या है कि हेल्थ बजट, ये तो गवर्नमेंट एक्शन है, और हम क्या समाज के इसमें जैसे आप लोग साथ के संपर्क में रहते हैं, तो ये प्रोमोट हेल्दी फूड हैबिट्स। अभी जो पैंडेमिक हुआ है, अभी जो आपदा आया, ये आपका एक एजुकेशनल ये काम आ सकता है कि ये डेटा बता सकते हैं कि ये डेटा से पता चलता है कि जो ओवरवेट है एक दिन में नहीं होता, कई सालों में होता है। तो यंग एज में जो हैबिट होते हैं उससे जो शुगर अवॉइड करना है, और एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, अवॉइड शुगर एंड सॉफ्ट ड्रिंक, अवॉइड फास्ट फूड, एनकरेज फिजिकल एक्टिविटी बाय क्रिएटिंग एनेबलिंग एनवायरनमेंट। आजकल बच्चे आते हैं इवनिंग को कोचिंग क्लास में चले जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी खेल कूद तो है ही नहीं। साइकिल प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, ये सब इनकरेज करना है। चाइनीज जनरल होता था, तो चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए उसका भी हम उपदेश ले सकते हैं। वो कहता है कि अगर आप शत्रु को जानते हो और अपने को भी जानते हो तो आपको कोई चीज का डर नहीं है। अभी हम शत्रु को कैसे जानते हैं कि ये वायरस है और ये रेस्पिरेटरी रूट से स्प्रेड होता है। तो इसको बचाव के लिए हमारे को मास्क पहनना है और दूर रहना है, और हाथ वगैरह कंटेमिनेट नहीं करना है, क्योंकि हाथ हम टच करते हैं अपने फेस में, इसमें तो उससे फैलता है। तो डिस्टेंस 2 फीट का रखना है या 6 फीट का रखना है। और मास्क में जो देखा जाता है कि लोग क्या है बाहर मास्क पहनते हैं क्योंकि पुलिस फाइन लेता है, पर जो अंदर दुकान के अंदर तो मास्क उतार ले, जबकि
दुकान के अंदर मास्क ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बोला पर जानते वायरस कैसे स्प्रेड होता है, तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं खतरा रह ही जाएगा। और आपको अगर वायरस के बारे में भी नहीं मालूम है, अपने का रिस्क फैक्टर भी नहीं मालूम है, तो आपका बीमारी होने का ज्यादा चांसेस है। अपना रिस्क फैक्टर मतलब अपना वेट मेंटेन करना है, अपना एक्सरसाइज करना है, अपना डाइट ठीक रखना है, अपना स्लीप ठीक रखना है, ये मालूम होना चाहिए। और एनेमी मतलब वायरस कैसे स्प्रेड होता है। तो सबसे पहला है कि आपको अपना वायरस के बारे में आपने सब जानकारी लिया और अपने बारे में जानकारी लिया। अपने बारे में क्या जानकारी है कि हम अगर एज है तो हमको केयरफुल रहना चाहिए। इफ आई एम एजेड, हमको कोमोडिटी है तो हमको ज्यादा मिक्स नहीं होना चाहिए, क्राउड में नहीं जाना चाहिए, ओपन में रहना चाहिए। और एनेमी को मालूम है कैसे से आता है, तो आप उसके लिए कैसे क्या वेंटिलेशन होना का चलना चाहिए, या तो ओपन स्पेस में एक्टिविटी करना चाहिए। ये कुछ रेफरेंसेज है हम लोग ने जो स्टडी किए थे, और ये हमारा ये सो अभी आई थिंक अभी शेयर स्क्रीन कैसे करना है अभी वापस। तो अभी अगर आपको कोई और पॉइंट्स में कुछ आपकी तरफ से कोई पॉइंट है तो, या कुछ सवाल है तो बेशक कुछ डाउट हो। धन्यवाद सर, बहुत सी जानकारी आपने दी है। मुझे बाकी सदस्यों से निवेदन है कि अगर आपको कुछ शंका है मन में, कुछ आप पूछना चाहते हैं सर से, तो आप जरूर पूछिए। आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछिए। सर, अभी जो फेज आया है, तो सब लोग बोल रहे हैं कि इसके बाद के जो फेजेस है वो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं, और इसका इफेक्ट सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर हो सकता है। तो उनके लिए वैक्सीन क्यों नहीं है? 18 इयर्स के अबाव वैक्सीन दिया है। तो आज का जो सेकेंड फेज है, तो सेकेंड फेज में अगर हमने देखा तो सेकेंड फेज में सबसे ज्यादा है वो मीन्स अगर 1000 से ज्यादा छोटे बच्चों के ऊपर अभी हुआ है, 3 साल से 10 साल के बच्चों तक इसका इफेक्ट। तो वो बोल रहे कि थर्ड जो स्टेज आने वाली है उसमें भी छोटे बच्चे ज्यादा रहेंगे। तो इसके लिए कोई मीन्स वैक्सीन के लिए कुछ प्रिपरेशन चल रही है? ये मेरा क्वेश्चन है सर। थैंक यू। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यंग पॉपुलेशन हो रहा है तो हमको लग रहा है कि बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि हमारा जो यंग पॉपुलेशन में कोई डेथ रेट नहीं है, कोई भी डेथ यंग पॉपुलेशन में नहीं है। बच्चों में उन लोग का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, उनका थाइमस रहता है, उनको ऐसा मेरे को कोई ये नहीं है कि थर्ड वेव में बच्चों में ज्यादा उनमें बेशक इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं, बल्कि उनको इन्फेक्शन होंगे तो जल्दी आपका उनको इम्यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। जो भी कहते हैं कि बच्चे में अगर डेथ ज्यादा होगा, वो शंका फैला रहे हैं, ऐसा कोई साइंटिफिक ये नहीं है। अभी तक पूरे वर्ल्ड का डेटा है, आप एनालाइज कर सकते हैं। बच्चे का डेथ रेट आप देखिए कितना डेथ रेट है, 0.0001 डेथ रेट आता है। और बच्चों में दूसरी भी कई बीमारियां होती है। हमारे यहाँ रोज 2000 बच्चे मर जाते हैं, अंडर 5 2000 बच्चे डेली मरते हैं, डायरिया से मर जाते हैं, दूसरे मैलन्यूट्रिशन से मर जाते हैं। कोविड से कोई बच्चा का खतरा नहीं है, तो इनको वैक्सीन देने से हमको जो एल्डरली में जो डेथ हो रहे हैं उन लोग वंचित हो जाएंगे वैक्सीन से। तो इतना वैक्सीन हमारे पास नहीं है। चाइल्डहुड डिजीज में अभी मीजल्स में हम 100% वैक्सीन नहीं दे पाए हैं, और कोविड का वैक्सीन का कोई बच्चों में टेस्ट भी नहीं हुआ है। और ये जो भी कह रहे हैं ये बिगर कोई एविडेंस के साथ कह रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा होगा, थर्ड वेव में बच्चों को होगा। 90% एसिम्प्टोमेटिक रह के उनको पता भी नहीं चलता है। तो ये आप बेशक रहिए, आप इससे बिल्कुल नहीं प्रभावित हो। बच्चों में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इन्फेक्शन बेशक होता है, पर बच्चों में जैसे मैंने बताया स्वीडन में उन्होंने स्कूल बंद नहीं किया था, और स्वीडन का आप डेटा देखिए, कोई उनमें ज्यादा मोबिलिटी
मॉर्टेलिटी कोई बच्चों में नहीं हुआ। 16 साल तक उन्होंने पूरा, जबकि स्वीडन में जो रेट है स्वीडन में का हमसे 10 टाइम ज्यादा रेट है, फिर भी उन्होंने स्कूल खोल रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और कोई पूछना चाहता है? और मैं भी देखता हूँ रोज, मैं भी देखता हूँ, आज ही पेपर में आया है। हेलो सर। हेलो। हेलो, हाँ सर, हमारा आवाज आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? बताइए। हाँ सर। हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ, पूछना है कि अभी कोरोना की वजह से ढेर सारे अस्पतालों में स्कोर कम होने के बावजूद भी रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, और जो काफी जिसका काला बाजार तो हो रहा है, लेकिन मुझे सबसे चिंता इस बात की है कि ये रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन अनावश्यक रूप में अगर दिए जाते हैं तो उसका सेहत के लिए साइड इफेक्ट शायद ज्यादा होगा। तो रेमडेसिविर के बारे में जरूरत नहीं है तो भी, इसीलिए लोगों के मन में रेमडेसिविर की जरूरत है या नहीं, तो इस पर हमें अपने विचारों को व्यक्त आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। WHO ने भी कहा कि रेमडेसिविर देने की कोई जरूरत नहीं है, पर अभी क्या है कि लोग को इतना ये हो गया है उसका कि देने से कोई डिफेंसिव प्रैक्टिस हो गया है। अभी वो इतना ज्यादा उसका पब्लिसिटी पहले हो गया था रेमडेसिविर का, और महंगा भी बहुत आता है, तो लोग सोचते हैं कि चलो अगर बहुत ही क्रिटिकल केस है तो ये भी देख लेते। तो इसमें आपने बिल्कुल सही कहा है, रेमडेसिविर का ये नहीं है, पर अभी उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। अब इसके बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं। अभी क्लिनिकल कुछ केसेज में, बहुत ही सेलेक्टेड केसेज में जो क्लिनिकल जजमेंट है 1-2 दिन उसका कम कर देता है, पर ओवरऑल मोर्टेलिटी में या डेथ में ज्यादा फर्क नहीं होता है। थोड़ा फर्क होता है, वो कुछ क्लिनिशियन ऑन क्लिनिकल एडवाइस दे सकते हैं। पर आपने बिल्कुल सही कहा है, लोग इसको होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। आज के पेपर में था नकली रेमडेसिविर बन रहा है, तो इसमें अभी ये बीमारी का पैनिक इतना फैला दिया है कि इससे लोग काफी इस टाइप का रैकेट चालू हो गया। और मैं ये बताऊंगा, इंडिया में जितने भी स्टैटिस्टिक्स है, इसका इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट 0.1% से भी कम है। अगर आप पर्टिकुलरली अगर बच्चे में तो 99.99 से भी ज्यादा लोग सरवाइव कर जाएंगे। तो ये जो भी ये शंका है कि बच्चों में थर्ड वेव खतरा होगा, ये गलत है। ये जो भी डेथ्स होते हैं आप स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कीजिए, ये एल्डरली में होते हैं और 90% टाइम्स उनको कोई दूसरी बीमारी होती है। इसीलिए कोई भी बच्चे का अगर आप मेरे को स्टैटिस्टिक्स लाके दे कि इतने बच्चे को कोई बीमारी नहीं था और उसको बच्चे को या यंग आदमी को हो गया, तो हम कन्विंस हो जाएंगे। पर वो अभी ऐसा हो गया कि डेस्परेशन में लोग लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, बताइए। हाँ सर, मेरा सवाल है। हेलो, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है सर, बोलिए। मेरी आवाज जी आ रही है, बोलिए। हाँ बताइए। मेरा ये कहना है कि जो संसर्गजन्य बीमारी है कोरोना, ठीक है, जहाँ गर्दी है, भीड़ है, वहां से फैला हो जाता है, लेकिन देहातों में मजदूर लोग काम करते हैं, दूरी रखकर काम करते हैं, और वो भी सूरज आग बरसाता है, उसकी गर्मी उनके शरीर में रहती है, थोड़ा सा ज्वर आ जाता है और उसको थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, तो वो अस्पताल में जाता है और अस्पताल में जाकर उसे डायरेक्ट पॉजिटिव दिखाया जाता है। ये ऐसा क्यों? या क्या सचमुच उसे संसर्ग हुआ है? ऐसा क्यों हो रहा है सर? बहुत सारी बीमारी इसके ऊपर भी काफी, हाँ, और भी सर, और
हाँ 3 दिन में उन्हें भर्ती किया जाता है और 3 दिन में उन्हें घर पर वापस भिजवा देता है, क्वारंटाइन किया जाता है और वो बरी हो जाता है। ये क्या है? आखिर ये षड्यंत्र है या वास्तविकता है? हाँ सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही सर? आपकी हेलो। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर जी बोलिए। आप सुन रहे हैं मेरे को? ओ हाँ जी जी, सुन जी रहे सर। जी। हाँ, ये जो है आप जो कह रहे हैं, हाँ ये कहीं कहीं ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि अभी कई जो लोगों में जो डर है उस चीज का कई लोग फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है इसके बारे में सही जानकारी, और जो डर है हाँ। उसको दूर करने का है। हाँ और भी एक दूसरा सवाल और है इस सर। टाइम लोग जो भी है, जैसे हाँ बताइए। सर हाँ, बोलिए। ये एक टीचर जी थे, उन्होंने सीरम ले लिया और वो जोर आ गया उन्हें और उनमें उनका देहांत हो गया है। ये आखिर है क्या? कुछ भी नहीं था उन्हें, हाँ हाँ बीमारी कुछ भी नहीं थी। हाँ हाँ। और 3-3.5 दिन में सीरम मतलब वैक्सीन लिया? सर वैक्सीन के बाद हुआ क्या? सीरम मतलब क्या? कोविशील्ड के वो बाद? वैक्सीन ले लिया और 3-3.5 दिन में उनकी वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन के 3.5 बाद दिन में वो काम तमाम हो गया उनका। तो हो ठीक ठीक इसको- ठीक बराबर सुना हाँ। आपने। तो इसका क्या है कि इसका जो है ना, इसको ये वैक्सीन 3 दिन बाद डेथ हो गया कह रहे हैं, तो इनका जांच नहीं किया, क्योंकि इसको रिपोर्ट करना चाहिए। इसका जांच, वैक्सीन के साइड इफेक्ट कई बार होते हैं, इसका जांच होता है। हाँ कहाँ पे वैक्सीन लिया वहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, इसका बाकायदा जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए उसका। में वैक्सीन, जैसे किसी ने बोला था ना बच्चे लोगों को ले लो वैक्सीन, मैं इसके बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आज के तारीख में। बच्चे लोगों को, जबकि बहुत कम चांस है इससे हाँ, कोई बराबर। खतरा का, और वैक्सीन अभी नया निकला है। अभी बच्चों, जो लोग एल्डरली है जिनको खतरा है, उनको लेना चाहिए वैक्सीन पहले, और यंग एज को इतना हुआ है और अभी नहीं देना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि किसी हाँ, ठीक टीचर का देहांत हो गया है, उसको पूरा जांच करना चाहिए, पूरा जांच होना चाहिए, और तभी वो बता सकेंगे कि ये वैक्सीन रिलेटेड है या हो रहे हैं डेथ्स हो रहे हैं वैक्सीन रिलेटेड। हाँ गर्मी या ज्वर आ जाता है और जांच कम होता ही नहीं था, उनको हो गए उसमें, इसलिए पूछा मैंने। हाँ। नहीं, कई जगह आप देखे होंगे, कई कंट्रीज में ये वैक्सीन बीच में रोक भी दिया था। कुछ डेथ्स हो गए थे वहां पे, क्लॉट्स हो गए थे, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। कभी कभी हजारों में देने में एक आध किसी को साइड इफेक्ट होता है, तो इसका पूरा जांच होना चाहिए। हाँ बराबर है जी, धन्यवाद सर। सर तो क्या इम्यूनिटी बढ़ने से भी नुकसान होता है? वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से भी नुकसान होता है? वैक्सीन जो है, ये एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड है, इसमें वो खून के धब्बे बन जाते हैं, क्लॉट्स जिसको कहते हैं ना। कुछ लोगों में जिनको कुछ रिएक्शन होता है, उनमें खून के क्लॉट्स बन जाते हैं। तो इसका एक साइड इफेक्ट बहुत हजारों में एक आध को ऐसा हो सकता है। ये सब वैक्सीन अभी है, इसका इसीलिए रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। कोई भी साइड इफेक्ट है, कुछ है, तो इसका पूरा जांच होना जरूरी है। और भी किसी का सवाल है? और किसी का सवाल है मैडम? कोई मैडम मैसेज कर रही है शायद, हाँ, उनको पूछना हो शायद तो उनको, पूछ हाँ 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 भी पढ़ा। उनको शायद पूछना है। मैडम कौन है? लीजिए। अगर हमारी बातचीत
हो चुकी है तो हम अगले आरती पड़ाव के खानविलकर मैडम है जिनको हाँ सवाल पूछना है, वो इजाजत मांग रही है। मैडम आप सुन रही हो, आवाज आ रही है आपको? शायद वो सुन शायद कुछ दिक्कत है। प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो क्या सर आगे बढ़ना चाहिए अभी? जी जी बिल्कुल। ओके सर। सर बहुत ये बहुत सर सवाल जवाब को खत्म करें सर अभी, हाँ सर। अगर आपकी इजाजत हो, आप अगर कुछ कहना हाँ चाहते हो। आप हाँ बेशक बेशक। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, सर। बहुत बहुत धन्यवाद, हमको मौका दिया, मैंने कोशिश किया। बहुत बहुत अभी हमको सर लोगों बोलिए। को समझ में आया कि नहीं, ये नहीं, हमको बिल्कुल समझ में आया सर। बहुत बहुत बिल्कुल अच्छी पता तरह से नहीं समझ गए सर, हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके कि हैं। हमने हाँ, आपने हमारी हमको संभ्रम एक मैसेज अवस्था- मैं देना चाहूंगा, आप अपने छात्रों को दिए। आप देखिए, अभी डेटा अवेलेबल है वर्ल्डोमीटर में और नेट में अवेलेबल है, और अच्छे साइट से देखने बोलिएगा। आजकल अफवाह बहुत चल रहा है, और उससे बिल्कुल बड़े बड़े एक्सपर्ट भी लोगों को डरा रहे हैं, मीडिया डरा रहा है। डरने का बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में काफी बीमारियां हैं, इससे ज्यादा जानलेवा है। हमारे देश में रोज 2,000 लोग ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं, टीबी से मरते हैं। टीबी से तो मरते हैं। हमारे यहाँ 1 लाख चाके रखिएगा, पर ऐसा जो पैनिक किया है, पर्टिकुलरली जो यंग जिंदगी में, रोज ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमारे यहाँ 600-700 बच्चे मर जाते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट में, यंग। आपको मालूम है, जब ट्रैफिक एक्सीडेंट में, और उसमें 10 गुना ज्यादा ये हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं। तो अभी बच्चे को हम स्कूटर देते हैं क्या? हम कार देते हैं, स्कूटर देते हैं। तो अभी 500 बच्चे, यंग एज के बच्चे हर रोज, जब नॉर्मल लाइफ होता है, 500 बच्चे ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरते हैं। कोविड से 10 बच्चा भी नहीं मरता है एक दिन में। आप देखिए ना, आप कह रहे हैं ना बच्चों के थर्ड वेव आएगा, वही बच्चों में तो हमारा ट्रैफिक एक्सीडेंट में कितने सालों से वेव चल रहा है। अगर आप डेटा को कंपेयर करेंगे तो कोई माँ अपने बच्चे को स्कूटर नहीं देगा, टू व्हीलर नहीं देगा। टू व्हीलर के 500 डेथ हर साल होते हैं, डेली होते हैं। हर दिन 500 बच्चे मारे जाते हैं टू व्हीलर डेथ में, अगर आप डेटा देखेंगे तो ऐसे अगर रिस्क तो कोविड का उस हिसाब से बहुत कम है, रिस्क है, पर ये एल्डरली लोग के लिए, कोमोबिलिटी वालों के लिए है। इसलिए ये डर को हटाइएगा और बच्चों को थोड़ा बताइएगा कि थोड़ा अपना रिसर्च करे आजकल, कि बाकी इतना रिस्क है। ये भी डेफिनेटली इससे बचे रहिए, अपने एल्डरली को बचाइए, और यंग एज वाले को ज्यादा कोई खतरा नहीं है। इससे बड़े बड़े खतरे रोज वो लोग झेलते हैं। एक्सीडेंट हम रोज रास्ता क्रॉस करते हैं, हमको ज्यादा डेंजर है जिस हिसाब से ट्रैफिक चलता है हमारे पास। जी बिल्कुल। तो ये मैं आपको ये देना चाहूंगा, खौफ को निकालो। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी संभ्रम अवस्था को दूर करने का सफल प्रयास किया है। आज की स्थिति में एक दूसरे से सुरक्षित अंतर रखना ही समझदारी है। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, हर मिलने वाले को हम है करत नमस्कार कर जोड़। यह है शिष्टाचार हमारा, भारतीय दर्शन ही बेजोड़। खैर, इन सावधानियों का और नियमों का पालन करके इस बीमारी से दूर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे के पड़ाव की ओर चलते हैं। कवि का जीवन और उसका लेखन कभी भी अलग या स्वतंत्र नहीं होता। जीवन से कविता को और कविता से जीवन को निकाल ही नहीं सकते। धन्यवाद। तब जीवन और लेखन एक हो जाता है। तभी संत कबीर जी और संत तुकाराम महाराज जी का जन्म होता है। ऐसे ही अपनी कविता को ही जीवन मानने वाले कविवर्य और पुणे विभाग के अध्यक्ष प्राध्यापक संजय पवार जी अपना अध्यक्षीय मंतव्य व्यक्त करेंगे। पवार सर। जी धन्यवाद मैडम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी अध्यापक संघ की ओर से
पूरे महाराष्ट्र भर में आज एक ही दिन और एक ही समय पर 9 विभागों में कोविड की जागृति को लेकर हम अध्यापकों के लिए ये व्याख्यान का आयोजन हुआ है। और इस श्रृंखला में पुणे विभाग के द्वारा आयोजित इस वेबिनार के व्याख्याता डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी जी, आज के इस वेबिनार के लिए उपस्थित राज्य के अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबले जी, राज्य सचिव प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले जी, राज्य कार्याध्यक्ष प्राध्यापक सुंदर लोंढे जी तथा पुणे जिला अध्यक्ष सुनील भोसले जी, सोलापुर जिला अध्यक्ष शिवराज पाटिल जी, अहमदनगर जिला अध्यक्षा बीना सावंत जी तथा कार्यकारिणी के सभी सदस्य और उपस्थित मेरे भाई बहन, बहुत ही सही और बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर बैनर्जी के द्वारा मिली। सर, आपको एक चीज बता दूं कि आप जिस तरह से हिंदी बोल रहे थे, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे। लग नहीं रहा था कि आप कोलकाता से हो या बंगाली भाषा से ताल्लुक रखते हो। बहुत सही हिंदी आप बोल रहे थे और आपकी हिंदी हम सब के सब समझ रहे थे, क्योंकि हम हिंदी ही पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। निश्चित रूप से आपकी इस जानकारी का हम सभी को फायदा होगा। हम सभी जानते हैं कि समाज में लगभग 1.5 साल के बाद भी, कोरोना को आरंभ हुए 1.5 साल होने को आ गया, 1.5 साल के बाद भी आज भी अजीब संभ्रमावस्था हम लोग देख रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, कोरोना को समझ नहीं पा रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए क्या करना है, इसके बारे में भी कई बातें हमारे दिमाग में आए दिन डाल दी जाती हैं। होम्योपैथी कुछ और कह रहा है, आयुर्वेद कुछ और कह रहा है, एलोपैथी कुछ और बता रही है, कुछ लोग घरेलू नुस्खे बता रहे हैं। करें तो क्या करें। लेकिन इतना आपके व्याख्यान से पता चला है कि ये है तो बीमारी, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने से इससे बचा जा सकता है। और हमारे अध्यापक संघ का ये प्रयास है, कोरोना के इस वातावरण में, जबकि हमारे बच्चे अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हम अध्यापकों को अगर वैज्ञानिक जानकारी मिलती तो हम बच्चों को सही जानकारी दे पाते हैं और बच्चे फिर अपने घरों में ये जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है कि कोरोना की महामारी की रोकथाम के लिए जो प्रयास सभी ओर किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, सारे विश्व भर में इस तरह की चीजें की जा रही है, उसमें हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम बच्चों तक ये जानकारी पहुंचा सके। और इसके लिए सर, आपके जैसा विद्वान इंसान हमको मिलना हमारे लिए ये बड़ी भाग्य की बात है। बहुत खुशी हुई, आपने अपना वक्त दिया, इतनी अच्छी जानकारी हमको दी। एक सवाल फिर भी मेरा था, वो ये था कि अगर आने वाली 3rd स्टेज जो है उसमें बच्चों को अगर खतरा नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और विभिन्न जो नगर निगम हैं उनके द्वारा भी इस तरह के अस्पतालों का निर्माण शुरू हो गया है। मैंने कल ही सुना कि औरंगाबाद में इस तरह के बहुत बड़े अस्पताल का निर्माण हो रहा है गरवारे कंपनी की सहायता से। अगर ऐसा नहीं तो फिर ये अस्पताल बनाने की क्या जरूरत है। अच्छा, बच्चे इफेक्ट होने वाले हैं, इसलिए उनके साथ रहने के लिए जो माँ बाप आएंगे उनके लिए भी इस तरह की तैयारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकारी यंत्रणा के द्वारा भी ये कंफ्यूजन बढ़ रहा है और जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कि आज की जानकारी से हम सभी अध्यापक भाई बहन निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे, लाभान्वित होंगे
और सही जानकारी के चलते हम बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे और इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूं सर आपका कि केवल मात्र एक फोन आपसे मैंने किया और उससे आपने सहमति दर्शाई। मेरे मित्र और मेरे पड़ोसी डॉक्टर साबले जी के द्वारा आपसे मेरा संपर्क हुआ और आपने हमारी बात को माना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर पवार। जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और आगे भी सर आपका लाभ उठाएंगे हम, आगे भी किसी न किसी प्रोग्राम में आपको जरूर बुलाएंगे, आपको आमंत्रित करेंगे सर, जरूर जरूर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेशक कीजिएगा। मैं अपना हिंदी और अच्छा करना चाहता हूँ। मैं बताया, मैं पैदा हुआ था यूपी में, मैंने पढ़ाई किया एमपी में, तो मैं कई सालों से बाहर हूँ। तो अभी मैं फिर से आप लोगों के संपर्क में आके मैं थोड़ा हिंदी मेरा और अच्छा हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन आपकी बातें सुनने में भी अच्छा लगता है, सम्मिश्र हिंदी है ना, अच्छा लग रहा है, ओरिजिनल लग रही है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा कतई नहीं लग रहा हम लोगों को आप हिंदी भाषिक है। यस आप बोल रहे हैं। सरनेम सिर्फ बैनर्जी है, लेकिन पूरी तरह से आप हिंदी वाले हो, बंगाली नहीं लग रहे सर। धन्यवाद सर। आज व्याख्यान सुनकर मन का भय कम हुआ है और डॉक्टर बैनर्जी के मार्गदर्शन से मन आनंदित भी हुआ है। डॉक्टर बैनर्जी अपने पेशे के मुताबिक अपना कार्य तो निभाते ही आए हैं। मैं उनके कार्य को हम सबकी ओर से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, शुभेच्छा देना चाहती हूँ। और पुणे जिलाध्यक्ष प्राध्यापक सुनील भोसले जी को कार्यक्रम की अंतिम कड़ी सजाने के हेतु आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुनील भोसले जी। भोसले सर। हेलो भोसले सर है क्या? भोसले सर। भोसले सर शायद, हाँ शायद नहीं है सर, भोसले सर शायद नहीं है। एक मिनट है, एक मिनट देखते हैं। हाँ, दिखाई तो नहीं दे रहे सर। मैडम आभार प्रदर्शन भी आप ही कर लीजिए। जी सर, जी सर बोलिए। यहाँ पर और भी गेस्ट उपस्थित है, एक दो जी। विद्या प्रतिष्ठान के बीएड सम्माननीय प्राध्यापक डॉक्टर रविंद्रनाथ टिळेकर, ये भी उपस्थित है। अच्छा जी, यस सर। ओके मैडम। धन्यवाद सर, आपने बता दिया। जी हाँ सर, जी हाँ। जी आप ही विद्या प्रतिष्ठान के ओके सर, प्राध्यापक रविंद्रनाथ टिळेकर सर जी का मैं स्वागत भी करती हूँ और आभार भी, क्योंकि अभी सर ने बताया कि आप यहाँ पर उपस्थित थे। सर बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। भोसले सर जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन आज के कार्यक्रम का आयोजन हमारे संघ द्वारा हुआ है और इसीलिए सबसे पहले संघाध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबले जी सर का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक व्याख्यान रखकर उन्होंने हमें इस व्याख्यान द्वारा जो प्रबोधन, जो ज्ञान हमें मिला है, इसलिए मैं कांबले सर जी का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आजाद राज्य के सचिव प्राध्यापक कर्डिले सर जी का, सुंदर लोंढे सर जी का और पुणे विभाग की पूरी जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई है, ऐसे हमारे पुणे विभाग के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार प्राध्यापक संजय पवार जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम की शोभा जिन्होंने बढ़ाई वह हमारे डॉक्टर बैनर्जी, क्योंकि उनके अलावा तो ये कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देकर उन्होंने हमें एक भय मुक्त वातावरण दिया है। सचमुच बहुत डर था और मैं सबके मन से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ये डर जो है हमारा बहुत कम हुआ है और इसीलिए हम अच्छी तरह से अब जी पाएंगे। नहीं तो रोज ऐसे डर लगा रहता है कि अरे बाप रे, कोरोना कहाँ से घुस नहीं आएगा तो अंदर क्या होगा। तो इसलिए ये जो आपने बताया ना सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी और इसलिए संघ की ओर से
मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ आए हुए सभी श्रोतागण, सभी सदस्य और सभी हमारे साथियों का मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करती हूँ और इस कार्यक्रम की संपन्नता हुई ऐसे जाहिर करती हूँ। सर आपको एक बार पूछ लेती हूँ, पवार सर। ठीक है मैडम, ठीक है। कार्यक्रम सर संपन्न हुआ। मिलिंद सर कुछ कहना है? जी नहीं सर, बहुत बढ़िया। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर बैनर्जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत खुशी हुई हमको आप लोगों से ऐसे मुलाकात। कभी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थर्ड वेव नहीं आएगा, थर्ड वेव के टाइम हम आएंगे आपके पास। यस सर, यस।